हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्लास 12 भौतिक विज्ञान का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कूलाम के नियम के बारे में ना, और कूलाम के नियम को सत्यापन करके एक सूत्र भी निकाला था, जो कि हम इस पे नहीं एक बुक पे निकाले थे, क्योंकि ये मार्कर नहीं चल रहा था। ठीक, इसके कारण मैं नहीं कर पाया था। आज लेकर आया हूँ वीडियो अध्यारोपण का सिद्धांत क्लास 12 भौतिक विज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहीं पे लिख लीजिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो चालू करने जा रहे हैं हम। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है? जैसे कूलाम का जो नियम था, एक प्रकार से कहें जो कूलाम का भी एक सिद्धांत था, वो कहता था कि यदि दो आवेश हैं, मान लीजिए एक Q1 है, एक Q2 है, तो उसके बीच की अगर दूरी मान लीजिए R है, तो इस पे जो लगने वाला बल था कूलाम के नियम के अनुसार ये बताया गया था कि इन पे लगने वाला जो बल होता है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, इसी की तरह सेम ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें आवेश का एक समूह होता है, एक निकाय होता है। आवेशों का एक निकाय होता है। कूलाम का नियम सिर्फ दो आवेशों पर काम करेगा, लेकिन जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, चाहे कितने भी आवेश हों और सभी आवेशों के कारण एक आवेश पे लगने वाला बल जो है, हम अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि यदि आवेशों का कई आवेशों का निकाय हो, तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला शेष अन्य आवेशों के द्वारा जो बल है वो कितना होगा, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि यदि आवेशों का निकाय हो, ठीक है, यदि आवेशों का एक निकाय हो, जैसे मैंने बनाया ना Q1 Q2 Q3 Q1 Q यहाँ पे किया हूँ ना, ऐसे ये एक क्या है, निकाय है। निकाय का मतलब होता है सिस्टम, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, सिस्टम। तो हमें ये ज्ञात करना है कि मान लीजिए कि Q1 पे कितना बल लगेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि यदि आवेशों का एक निकाय हो, आवेशों का निकाय हो तथा उस निकाय में एक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो उस निकाय के शेष इन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब अब हो सकता है कि इस पे एक प्रतिकर्षण लगता हो ना, तो कि जना वो पॉजिटिव बल हो, और आकर्षण लग रहा हो तो शायद निगेटिव बल हो सकता है ऐसा। तो माइनस और प्लस लिया जाता है, तो इसमें होता है बीजगणितीय रूप में हम इसका निरूपण करते हैं। अब ये कंफ्यूजन होगा कि बीजगणितीय रूप में क्यों करते हैं। तो देखिए, जो बीजगणितीय योग होता है वो हमेशा सदिशों का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह होगा कि इनके ये जो कूलाम पर लगने वाला बल होगा वो भी एक सदिश होगा, इसीलिए इसके सदिश बीजगणितीय योग लग रहा है ना। तो आपको ये समझ में आया कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत यह कहता है कि यदि आवेशों का एक निकाय हो, तो उस आवेश के निकाय के एक आवेश पर, किसने आवेश पर, एक आवेश पे जो अध्यारोपित यानी लगने वाला बल है वो शेष अन्य आवेशों के द्वारा लगाए गए बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम आपको इस चित्र के अनुसार समझाते हैं। देखिए, उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर जो लिखा है, ये जो ऊपर चित्र लिखा है, इस चित्र में Q1 से Q2 Q3 Q4 की दूरी जो क्रमशः दी है, ये क्या है, Q1 से Q2 Q3 Q4 Q1 की जो दूरी है वो R12 है, R12 है, क्या है, R12 है, R13 है, Rn4n है। ठीक, ऐसा क्यों कर रहे हैं? Q1 से Q2 की दूरी लेना है, तो हम इसको पहले ये लिखेंगे, इसके बाद Q2 को लिखेंगे। Q1 से Q3 की दूरी लेना है, तो पहले Q1 वाला वन लिखेंगे, इसके बाद Q3 लिखेंगे। ऐसे इनकी बीच की दूरी क्रमशः R1 है, R2 है, R4n है। ठीक, तब अब हमें ज्ञात करना है कि Q2 के कारण कितना बल लग रहा है Q1 पे, फिर Q3 के कारण कितना बल लग रहा है Q1 पे, फिर Q4 के कारण कितना बल लग रहा है Q1 पे, तथा Qn1 के कारण कितना बल लग रहा है, Qn के कारण कितना बल लग रहा है।
अगर हमको इसके द्वारा लगा हुआ बल, इसके द्वारा लगा हुआ बल, इसके द्वारा लगा हुआ बल और इसके द्वारा लगा हुआ जो बल है, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उसका बीजगणितीय योग कर देंगे। उसके बाद इस पे शेष जो बल लग रहा है वो हमें पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर है। इसका मतलब होता है वेक्टर, ये बताता है कि ये एक सदिश है, ठीक। और हम जानते हैं कि बीजगणितीय योग तभी होगा जब यह सदिश होगा। तो F12 यानी कि Q2 के कारण पर Q1 पर लगने वाला बल, इसको समझिए। पीछे जो लगा है इसका मतलब कि इसके द्वारा बल लग रहा है, जो आगे लगा है इसका मतलब इस पे ही बल लग रहा है। देखिए 1-2 है यानी कि Q2 के कारण Q1 पे बल लग रहा है। तो इसका मान हम कूलॉम के नियम से जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। उस हिसाब से यहाँ पे Q1 Q2 के बीच करना है तो Q1 Q2 बटे इनके बीच की दूरी क्या है R12 का स्क्वायर। अब ये कन्फ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आ गया, ये तो इस नियम में है ही नहीं। तो देखिए हम बीजगणितीय योग करते हैं, तो बीजगणितीय योग में इसका हमें सदिश निरूपण करते हुए ये दर्शाना होता है, तो जिस कारण हम ये दर्शा रहे हैं, ठीक है। इसका कोई ऐसा महत्व नहीं है, ये सदिश निरूपण को दर्शा रहा है। तथा Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q3 के कारण लगने वाला बल Q3 के कारण लग रहा है, तो Q3 पीछे जिस पे लग रहा है वो आगे, ठीक है ना। तो F13 है, तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3। अब किसके बीच की बात हो रही है, Q1 Q3, क्योंकि इनके बीच बल जो लग रहा है उसका मान, तो इनके बीच की दूरी R13 का होल स्क्वायर तथा कैप R31, इसका नाम क्या है, इसे हम कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। और Q1 के कारण Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी कि ये जो Q1 है इसके कारण Q1 पे जो बल लग रहा है, मान लीजिए वो F1 है, तो उसके कूलॉम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn R1n का होल स्क्वायर होगा। देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, R1n, क्या है R1n, यहाँ पे R1n का होल स्क्वायर। और सदिश निरूपण के कार्य यहाँ पे क्या लिखे हैं, Rn1, ठीक। ये इसका दूरी का जस्ट विपरीत लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 1n है, यहाँ पे Rn1, ठीक है। अब हमें इसके द्वारा Q2 के द्वारा Q3 के द्वारा Q4 के द्वारा Qn के द्वारा पता चल गया है कि Q1 पर कितना बल लग रहा है अलग अलग से। अब हम चाहते हैं कि सब बल मिलाकर कितना बल लग रहा है, तभी ये अध्यारोपण का सिद्धांत पूरा तरह से पूर्ण होगा। तो सभी आवेशों के कारण जो Q1 पर लगने वाला बल है, मान लीजिए वो F1 है, तो किसके बराबर होगा, तो वो जो है शेष बलों के यानी शेष आवेशों के द्वारा लगे हुए बल के बराबर होगा। F12 F13 F1n को अगर हम जोड़ दें तो वो सभी आवेशों के द्वारा लगा हुआ Q0 पर बल निकल जाएगा। तब F12 प्लस F13 प्लस F1n का वेक्टर करके हम लगा रहे हैं। अब हम क्या किए यहाँ पे, F1 माने हैं कि इसका सभी आवेशों के द्वारा लगा हुआ बल का जो योग है बीजगणितीय योग, हम क्या माने हैं F1 एरो, ठीक। तो अब हम यहाँ पे F21 का मान रख दिए यहाँ तक, फिर यहाँ पे F13 का ये मान वहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद F1n का मान हम यहाँ पे रख दिए हैं। देखिए इसका मान ये रख दिया हूँ, इसका मान यहाँ रख दिया हूँ, इसका मान यहाँ रख दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं पे, ठीक है। अच्छा आपको इसमें दिख रहा है 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट, इसमें से भी 1/एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी 1/एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। देखिए हमने कॉमन कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में Q1 Q2 बटे R12 R21 कैप प्लस Q1 Q3 बटे R31 का कैप प्लस Q1 Qn अपान R1 कैप n1, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। यह हमारा पूरी तरह से परफेक्ट और सबसे महत्वपूर्ण आंसर है, यही हमारा आखिरी आंसर है, ठीक है। यही फार्मूला है, यदि हमें पता चल जाए कि इस पे ज्ञात करना है तो उसको हम ले लेंगे, किसके कारण लग रहा है वो बल, ऐसे हम रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, मान लीजिए
यहाँ पे Q5 मान लीजिए है, तो Q5 यहाँ पे है, तो जहाँ Q1 है वहाँ पे क्या रख देंगे Q5, यहाँ पे क्या रख देंगे Q5, यहाँ पे क्या रख देंगे Q5। यहाँ R1 है, मान लीजिए अगर इसको हम R5 मान लिए तो यहाँ क्या लिखेंगे R5 to R5 ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए एक बार फिर से हम अध्यारोपण का सिद्धांत बता दे रहे हैं। ये डिफिनीशन जो है आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर एक बार इसको अपने से एक बार जरूर देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। हम आपको फिर से एक बार अध्यारोपण का सिद्धांत बता रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत जो कहता है कि यदि आवेशों का एक निकाय हो, आवेशों का यदि एक निकाय हो, तो एक आवेश पे लगने वाला बल, यानी सभी आवेशों के कारण एक आवेश पे लगने वाला जो बल है वो सदैव शेष आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको इसके सेकेंड पार्ट में मतलब कि खंड खा वाले में से ट्रांसफार्मर के बारे में बता देते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगी तथा इसके बाद हम वैद्युत देवध्रुव आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।